हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबा लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें कि ये चैनल उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 9, क्लास 6 की NCERT का ये चैप्टर है हिस्ट्री का। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स की। हाँ, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रेडर्स हो गए व्यापारी, राजा, और जो तीर्थयात्री होते हैं जो कि धार्मिक जगहों पर जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, जो भी अपने भगवान की पूजा करने जाते हैं, उन्हें हम तीर्थयात्री कहते हैं। तो इनके बारे में आज को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम बुद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ भक्ति आंदोलन हुए थे, ठीक है, तो उसकी जो एक छवि थी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और कुछ और बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हैं तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सीख नहीं पाते। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपने ना वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, कि हमें ये जो ट्रेडर्स के बारे में, जो व्यापारी हैं या फिर जो व्यापार होता था, तो हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है। तो हमने कल थोड़ा सा ज़रूर देख लिया था कि हमें ना इनकी कुछ बनाई हुई चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि कल हमने NBPW की नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की एक ऐसे प्रकार के हमें बर्तन टाइप के मिलते हैं, ठीक है, कि जिनको ना बड़े अच्छे ढंग से बनाया हुआ था। इनकी जो पॉटरी थी, जो कि इनको कुम्हारी बनाया करते थे ना, जो मिट्टी का बर्तन होते थे, तो इन पर बड़े ही अच्छे अच्छे पॉलिश जो किए जाते थे कि इनको इतना अच्छे से बनाया जाता था कि वो अगर उस टाइम के जो अवशेष हमें मिलते हैं तो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में। तो इससे ये देखकर पता लगता है कि उस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही स्किल्ड लोगों ने इनको बनाया होगा। तो इन सभी चीज़ों से ही जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम पर ऐसी बातें रही होंगी। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स, तो उनको ये भी बात पता लगती होगी ना कि जो ट्रेडर्स हैं, जो भी व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं से तो इन सामान को लाते ही होंगे। अगर किन्हीं जगहों पर ये सामान बनता होगा तो ये दूसरे जगहों पर बेचने के लिए भी जाता होगा कि नहीं जाता होगा, अब आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे कि जो साउथ इंडिया है हमारा, भारत का जो दक्षिणी भारत है हमारा, आपको पता है ना कि जो दक्षिण में जो भारत है, तो वहाँ पर जो दक्षिणी भारत में हमें काफ़ी चीज़ें मिलती थी। कि हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था उसमें हमें जो कंबल था, ठीक है, ब्लैंकेट्स, वो देखने को काफ़ी मिलते हैं कि बड़े अच्छे किस्म के वहाँ पर कंबल के लिए वो फेमस था। और साउथ इंडिया, वहाँ पर हमें जो सोना होता है गोल्ड के लिए बड़ा ही फेमस था, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड के काफ़ी खनिज पदार्थ हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर सिक्के भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर हमें मसाले भी काफ़ी, वहाँ पर मसालों का भी काफ़ी व्यापार हुआ करता था साउथ में, ठीक है। और एक पेपर हुआ करता था। पेपर पता क्या होती है? काली मिर्च और प्रीशियस स्टोन के जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं उनका भी बहुत ही व्यापार किया जाता था। मतलब ये कि जो साउथ इंडिया में ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। और जो पेपर हुआ करता था, जो काली मिर्च हुआ करती थी, उसका पूरे रोमन राज्य में, पूरे रोमन साम्राज्य में तो उसका बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था कि जो रोमन एम्पायर के जो लोग थे ना, वो काली मिर्च के पीछे पागल ही हो गए थे वो, कि हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। वो इतना ज़्यादा इसको पसंद करते थे और वो उसको ब्लैक गोल्ड कहा करते थे, ठीक है। अब ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना, इसको अगर वो कहते थे तो जरूर कोई ना कोई बात रही होगी, इसलिए तो कहते थे। और यहाँ पर जो हमें ट्रेडर्स बहुत सारी चीज़ों को क्या करते थे, यहाँ से भारत से लेकर जाते थे और वो दूसरे शहरों में, मतलब कि जो रोमन वेस्टर्न कंट्रीज जो हुआ करती थी, जो रोम साम्राज्य हुआ करता था, वहाँ पर वो उसको बेच दिया करते थे। तो आप अगर खुद ही सोचें वो कैसे जाते होंगे, ठीक है। उस टाइम पर जो एरोप्लेन तो होते नहीं थे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया होगा, जैसे कि बंदरगाह हो गए, ठीक है, जो समुद्री जहाज हो गए, उनकी वो मदद लिया करते होंगे। तो इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे ऐसे रास्ते खोज लिए थे। तो इन रास्तों के बारे में भी देखेंगे कि कैसे कैसे तीर्थयात्री आया करते थे, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है ट्रेड के बारे में। अभी इस पोएम के ज़्यादा अंदर तो जाएंगे नहीं, बट ये जो पोएम लिखी हुई है ये एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स की। ये संगम हमने पढ़ा था ना, संगम लिटरेचर के बारे में। ये एक मदुरई साउथ में प्लेस थी, वहाँ पर सारे कवि इकट्ठे हो जाया करते थे और वहाँ पर वो पोएम्स ऐसे वगैरह लिखा करते थे, एक दूसरे को सुनाया करते थे। तो यहाँ पर हमें इस संगम लिटरेचर में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक राजा हुआ करते थे, उनके बारे में भी बताया हुआ है। वो 3 कौन से राजा हुआ करते थे उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप अगर इस पोएम को अगर मोटा मोटा देख लो तो यहाँ पर आपको ना कुछ वो चीज़ों के नाम मिल जाएंगे जो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जेम्स हो गया, गोल्ड हो गया, हिमालयाज, सैंडलवुड, वेस्टर्न हिल्स, पेल्स क्या होता है, जो मोती होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोरल्स, ईस्टर्न ओशंस,
गंगा, क्रोप्स, ठीक है। तो ये सभी अगर सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनका व्यापार किया जाता होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि ब्लैक पेपर के कार्ट्स, ठीक है, कि ब्लैक पेपर भर भर के वहाँ पर भेजे जाते थे। श्रीलंका में पोट्री फ्रॉम म्यांमार, ठीक है, फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका की खाद्य सामग्री हुआ करते थे श्रीलंका से, और जो पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह जो सामान हुआ करते थे वो म्यांमार से। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें लगता है कि उस टाइम पर लोग कितने समृद्ध रहे होंगे, तभी तो इतनी सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो भी इतने दूर दूर राज्यों पर, वो भी एरोप्लेन ना होने के बावजूद भी। पानी में अब आप सोचें कि कितना टाइम लग जाता होगा। उस टाइम पर मोटर व्हीकल्स तो होते नहीं होंगे, कि समुद्रों में कि बड़े बड़े जहाज भी बनाते होंगे तो कितने एक एडवांस होंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा टाइम ना लगाते हों, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा, फिर भी ये लोग जाते थे। हम इस चैप्टर में ना सिल्क रूट के भी बारे में पढ़ेंगे कि ये सिल्क रूट क्या हुआ करता था। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनकी इस चाह ने ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि लालच कह लें या फिर इनकी जो रुचि थी, उन्हीं के कारण इन्होंने ना बहुत सारे जो सी रूट्स क्या होते हैं, जो समुद्री मार्ग होते हैं, उन्होंने बहुत सारे समुद्री मार्ग ढूंढ लिए थे। तो समुद्री मार्ग ढूंढने से क्या हुआ कि ये जो कोस्टल एरियाज थे, इन्होंने ना बहुत सारे यहाँ पर जो पतन होते हैं, बंदरगाह या फिर इसे पोर्ट्स कह सकते हैं आप, तो इन्होंने बहुत सारे अरेबियन सी, ठीक है, आपको पता है ना कि हमारा भारत जो है, हमारे भारत के इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में कौन सा सी है, अरेबियन सी है, और इस वाले एरिया में क्या है, इस वाले में तो अरेबियन सी है, इस वाले में बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा, तो यहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने बहुत सारे बंदरगाह ढूंढ लिए, और यहाँ पर जो समुद्री यात्री हुआ करते थे, जो समुद्री जो यात्रा इनको करवा के लाया करते थे, सेलर्स जो लाते थे, वो ना मानसूनी पवनें जो हुआ करती थी उनका बड़ा फ़ायदा उठाया करते थे। कि ये इनको पता लग गया था कि हमने वैसे विंड्स वाला चैप्टर भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि जो कुछ हवाएं होती हैं एक ही दिशा में लगातार बहती रहती हैं किसी स्पेसिफिक सीजन में, या फिर कुछ परमानेंट विंड्स होती हैं, तो इनके बारे में हमने देखा था। तो अब आप इसको ना थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो कि वो ना इन पवनों का जो यूज़फुल था, ठीक है, जो मतलब कि इस पवनों का जो इस्तेमाल था इन जहाज़ों में कर लिया करते थे, पूरा फ़ायदा उठाया करते थे। अब वो देखते थे कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, हवा भी हमारे इसी दिशा में जा रही है, ठीक है, तो वो इसी तरह ना इसी यहाँ इन जगहों पर जो पतन हुआ करते थे यहाँ पर पहुँच जाया करते थे, और इनको बड़ा ही बेनिफिट हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पर पहुँच जाते थे। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कई बार ना जो समुद्रों में जब ये जाते थे तो तूफान भी आ जाया करते थे। अब जो समुद्री तूफान होते हैं, अब आपको क्या पता है कि कब समुद्री तूफान आ जाए। आज ही अगर हम देख लें तो हवा चलने लग जाती हैं, स्टॉर्म आने लग जाते हैं, अचानक से ही कई बार बारिश होने लग जाती है, तो हमें क्या पता है कि कब कौन सी घटना घट जाए, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे न्यू किंगडम्स अलोंग कोस्ट की, जो तटवर्तीय जो इलाके थे, जो जैसे कि गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तो ये सभी जो राज्य हमें देखने को मिलते हैं, और वेस्ट बंगाल भी मैं बोलना भूल गया, तो ये सभी राज्य ये जो समुद्री एरिया के पास जो पास होते हैं, ठीक है, जो समुद्री एरिया है ना, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, तो इन दोनों पास में जो ये जो एरिया आपको दिखाई देते हैं, ये सभी क्या है, कोस्टल एरिया, जिनके साथ समुद्र लगता है उसे हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो समुद्री एरिया के पास जो इलाके होंगे उनकी भी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी, क्योंकि जो भी व्यापार के रूप में जो भी सामान आता था जहाज़ों से, वो इन्हीं इलाकों से होकर ही आता था ना। तो वहाँ पर राजा को, आपको नहीं लगता कि राजा को बेनिफिट होता होगा, जो वो यात्री आते होंगे वो इनकी परमिशन भी तो लेते होंगे कि हाँ अभी हम राजा जी हम यहाँ पर ना अपना सामान लेकर आए हैं, तो हमें ना थोड़ी परमिशन दे दीजिए, हम आपको गिफ्ट भी लाएंगे, ठीक है। तो ये जब दूसरे देशों से जब ये व्यापारी आया करते थे तो इनको गिफ्ट दिया करते थे कि ये लीजिए, तो राजा को खुश करने के लिए, या फिर राजा को धीरे धीरे, आपको पता है कि वही चीज़ें कर में बदल गई कि टैक्स देंगे हम राजा को और हम यहाँ पर बेच सकते हैं, जैसे कि अंग्रेज आ गए थे बाद में और धीरे धीरे उन्होंने भारत को ही लूटना शुरू कर दिया था। तो वो तो चलो हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी जब हम 8th क्लास की हिस्ट्री जब शुरू करेंगे। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर ना ये बहुत सारे जो व्यापारी थे यहाँ पर आया करते थे और अपना सामान को यहाँ पर बेच दिया करते थे। तो इन्होंने बड़े बड़े जहाज बनाए हुए थे। अब हम बात करेंगे न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट की, जो यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, बहुत सारे जो राज्य थे, ठीक है, जो कोस्ट एरिया के पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कोस्ट लाइन, हिल्स एंड प्लेट्यूज की, यहाँ पर ना जो छोटे छोटे पहाड़ हुआ करते थे और पठार हुआ करते थे, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज, इसकी जो नदियों की जो घाटियाँ हुआ करती थी, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो रिवर वैलीज हुआ करती थी, ठीक है, रिवर वैली, जैसे कि यहाँ पर एक कावेरी नदी होती थी ना साउथ में, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हुआ करती थी।
और यहाँ पर जो चीफ हुआ करते थे या फिर जो राजा हुआ करते थे वो इन्हीं रिवर वैलीज को, इन्हीं घाटियों को क्या करते थे, अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, क्यों नियंत्रण में लेने की कोशिश करते होंगे? क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता होगा, उन लोगों से वो कर इकट्ठा कर लेते होंगे कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर अगर यहाँ से जा रहे हैं तो आपको कर देना होगा। यहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जा रही होंगी तो कहते होंगे कि नहीं नहीं हमें भी थोड़ा हिस्सा दो। ठीक है, कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। तो इसीलिए ये जो ना ये वाले इलाके थे ये बहुत ही समृद्ध कह सकते हैं, रिच, पावरफुल, प्रॉस्परस की फलना फूलना इस जगहों ने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। तो संगम जो पोएम्स थी, ठीक है, संगम लिटरेचर के बारे में हमने कल पढ़ा था ना, तो संगम लिटरेचर में जब कुछ पोएम लिखी हैं उसमें हमें ना एक मुवेंदार शब्द मिलता है। ठीक है, मुवेंदार का क्या मतलब था, तो आपने इसको याद रखना है। जो मुवेंदार जो शब्द है, मुवेंदार को मेंशन किया गया है। ठीक है, ये किसमें किया गया है? संगम लिटरेचर, जो कि संगम का जो संग्रह था पोएम्स का, उसमें इनका किया गया है। इसका क्या मतलब था कि ये जो 3 हेड हुआ करते थे यहाँ पर, ठीक है, इनका क्या मतलब था? ये तमिल वर्ड है वैसे ये मुवेंदार। इसका क्या मतलब है अगर हम इंग्लिश में देखें? हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, कि यहाँ पर ना 3 रूलिंग फैमिलीज थी जो यहाँ पर राज किया करती थी। तो हमने अभी थोड़ा सा ऊपर डिस्कस किया था ना कि हम उन 3 राजाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो साउथ में बड़े ही शक्तिशाली हुआ करते थे। तो ये इनको मुवेंदार कहा जाता था। मुवेंदार का मतलब होता है 3 हेड्स ऑफ रूलिंग फैमिलीज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन थे वो? चोलाज, चेराज एंड पांड्यास। ठीक है, चोला, चेरा एंड पांड्यास आपने बड़ा सुना होगा इनके बारे में, चोला, चेराज एंड पांड्यास। तो ये बड़े ही पावरफुल हो गए थे साउथ इंडिया में, लगभग 2300 साल पहले की बात है। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है। ये तीनों चोला, चेरा एंड पांड्यास, इनको मुवेंदार कहा जाता था, जो हमें संगम लिटरेचर के बारे में इनकी जानकारियां मिली हैं। तो यहाँ पर जो तीनों चीफ हुआ करते थे, ठीक है, इनको चीफ कहा जाता था। 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स, की हर जो वहाँ का जो इनका सेंटर हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था, इनके ना 2, आप कह सकते हैं कि 2 सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, सॉरी, ये जो चीफ हुआ करते थे इन सभी के ना 2-2 सेंटर हुआ करते थे। एक तो इनलैंड में हुआ करता था और एक कोस्ट पे हुआ करता था। एक धरती के अंदर एकदम इनर साइड में हुआ करता था और दूसरा कोस्ट में। ठीक है, आपको चलो इतना आप एक बार ना मोटा मोटा सुन लें कि क्या क्या बातें थी। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको उस पर बता ही देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें वैसे भी कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते कि आपको क्या पता अभी कौन सा एग्जाम में आ जाए। ठीक है, जो हमने चीज़ छोड़ी हो वही एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए हम ना इसकी पूरी डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 6 शहर देखने को मिलते हैं, पुहार और कावेरीपट्टनम, जैसे कि ये पोर्ट चोलास के पोर्ट थे। मदुरई, आपको मदुरई भी हमने पढ़ा था ना, ये कैपिटल थी पांड्यास की, पांड्या की कैपिटल मदुरई थी। ठीक है, चोलास के जो पोर्ट हुआ करते थे वो कावेरीपट्टनम या फिर उसको पुहार कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जो चीफ हुआ करते थे वो सिर्फ रेगुलर जो कर इकट्ठा करते थे वो नहीं किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर ये ऐसे काम नहीं करते थे। तो ये क्या करते थे, ये ना सिर्फ जो गिफ्ट होते हैं कि गिफ्ट एक्सपेक्ट किया करते थे कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो हमें क्या करेंगे, वो हमें गिफ्ट देंगे। जो तोहफे होते हैं, तोहफे के रूप में हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, कि जब भी वो जाते थे ना वो दूसरे इलाकों में, तो वो जो अपने नेबरिंग एरियाज के जो आस पड़ोस के जो एरिया हुआ करते थे वो उनसे भी तोहफे ही लिया करते थे। और जब वो ये सारे पैसे या फिर धन दौलत लाते थे वहाँ से, तो ये क्या करते थे, उन पैसों का ये सारा अपने पास ही रख लेते थे? नहीं, ये क्या करते थे, जो इनके सपोर्टर हुआ करते थे, ठीक है, जो इनके सपोर्टर हुआ करते थे, किनके, इन्हीं चोला चेरास पांड्यास की हम बात कर रहे हैं। तो ये जब जाते थे तो ये इनके जो सपोर्टर होते थे इनको पैसे बांट देते थे, या फिर जो धन दौलत इनको मिलती थी या अपनी फैमिली मेम्बर्स को, या फिर जो सोल्जर जो इन्होंने सैनिक रखे हुए थे, या फिर जो पोएट्स कौन थे, जो इनकी तारीफों में कुछ कविताएं सुनाया करते थे, तो ये इनको बांट दिया करते थे जितने भी ये पैसे लेकर आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर आपको जो कवि मिलते हैं, पोएट्स मिलते हैं, उन्होंने किसकी रचना की थी, जो संगम लिटरेचर की, जो संगम था ना, संगम कलेक्शन, जो संगम की रचना थी वो इन्हीं लोगों ने की थी। तो ये क्या करते थे, ये राजाओं की ना बड़ी तारीफ किया करते थे। तो राजा खुश होकर इनको क्या करते थे, जो स्टोन होते हैं, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट्स, फाइन क्लोथ्स, ये सभी इनको गिफ्ट दे दिया करते थे। ठीक है, अगर आपकी कोई तारीफ करेगा तो आपको भी अच्छा लगता है ना, तो आप उसको थैंक यू कह देते हैं कि चलो ठीक है अभी थैंक यू, आपने मेरी तारीफ किया। तो ये भी खुश होकर उनको बहुत सारे गिफ्ट दे दिया करते थे। और यहाँ पर लगभग 200 साल बाद ये जो डायनेस्टी थी, ये जो वंश था, जो इनका जो राज चल रहा था उस टाइम पर, यहाँ पर ना एक सातवाहन एक डायनेस्टी थी। ठीक है, एक राजा था, एक वंश हुआ करता था, जैसे कि मौर्य वंश होते थे ना, तो मौर्य वंश, शकों का वंश, या फिर चोला चेरास पांड्या, इसी तरह इनके बाद लगभग 200 साल बाद यहाँ पर एक
सातवाहन डायनेसिटी आई, ठीक है, एक राजवंश आया यहाँ पर राज करने, ठीक है। इनका जो राजा हुआ करता था ये भी बड़ा पावरफुल माना जाता था। कहाँ पर, ये वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी चोला चेरास पांड्या की हमने बात की, ये साउथर्न दक्षिणी भाग के लोग थे ये, और ये हम पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक ना सातवाहन डायनेसिटी के कुछ पावरफुल वो हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। और यहाँ पर इनका एक ना बहुत ही जो सातवाहन जो वहाँ पर जो डायनेसिटी थी उसका सबसे पावरफुल जो राजा हुआ करता था उसका नाम भी देख लेते हैं। वो उसका नाम गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी हुआ करता था, ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। और उसको हम यहाँ पर उसके ना इंस्क्रिप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं कि जो इसके इंस्क्रिप्शन थे उसकी मदर ने उनको दिए थे, गौतमी बलश्री जिनका नाम था, ठीक है, गौतमी बलश्री उनका नाम था। और यहाँ पर हमें ना इनको दक्षिण पथ भी कहा जाता है, दक्षिण पथ, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था कि ये भगवान है दक्षिण पथ के, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। मतलब ये कि अगर आप ये देखें, ठीक है, तो ये जो सातवाहन थे तो ये वैसे पश्चिम में थे ना, तो इनको वैसे ही क्या कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। आपने इसको याद रखना है कि वो पूछ सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ की स्वामी, दक्षिण पथ के स्वामी किसे कहा जाता था, तो आपने याद रखना है दक्षिण पथ के स्वामी जो ये सातवाहन डायनेसिटी के जो सबसे फेमस रूलर थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है, इनको कहा जाता था। तो यहाँ पर जो एक और यहाँ पर हुआ करते थे, क्या हुआ, कौन थे वो, हु आल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर साउथर्न रीजन, ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट। तो इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने ना ये जो ए वाला एरिया है, इन्होंने ना इस वाले एरिया में भी अपनी सेना भेजी थी, और इस वाले, मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने ईस्टर्न जो यहाँ पर जो इलाका है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथर्न कोस्ट की, इन्होंने यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन तीनों जगहों पर इन्होंने आर्मी भेजी थी, किस लिए, जीत पाने के लिए, ठीक है। मतलब ये है कि इन तीनों जगहों पर ये कंट्रोल करना चाहते थे, नॉर्थ में नहीं भेजी थी इन्होंने। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं सिल्क रूट कि एक जो सिल्क मार्ग था ना, जो सिल्क मार्ग था, जो रेशम मार्ग था, ठीक है, उसकी कहानी हम पढ़ते हैं। तो ये जो रेशम मार्ग था, रिच ग्लॉसी कलर ऑफ सिल्क की ना, ये काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर जो रेशम हुआ करता था, ये ना चाइना में इसकी खोज ना लगभग 8,000 साल पहले हो गई थी, लगभग 7,000 साल पहले यहाँ पर हो गई थी। ये ना बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का ये जो रेशम का जो कपड़ा हुआ करता था, बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का होता था जो रेशम था, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर ना सभी की जो चाह थी कि यार ये हमें भी मिलना चाहिए, तो ये इसको निकालने में भी बड़ा टाइम लग जाता था। कुकून से पहले, ठीक है, जो सिल्क वाम होते हैं उनसे पहले धागा निकालो, फिर उसको कताई करो, फिर इसको ना कपड़े बुनने तक ना बड़ा टाइम लग जाता था। और इसको ना लगभग चाइना में 7,000 साल पहले इसको डेवलप कर लिया गया था, बट इसको चोरी चोरी रखा गया, इसको लोगों के सामने नहीं आने दिया गया, तो ये बड़ा टाइम हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ना हजारों साल बाद ये ना इधर उधर जो लोग थे वो आने लग गए थे। जैसे कि चीन के जो लोग थे वो ना पैदल चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, जैसे कि हॉर्स पर हो गया या फिर कैमल्स पर हो गया। तो वो अपने साथ ना जो ये जो रेशम हुआ करता था ये अपने साथ ही लेकर आया करते थे। तो रेशम लाने से क्या हुआ कि ये लोगों जिन रास्तों से आया करते थे, ठीक है, ये जिन रास्तों से आया करते थे उसको ही सिल्क रूट कहा गया, ठीक है। ये लोग वैसे तो कहीं और जगह जाया करते थे, जैसे कि वेस्टर्न में हो गया, तो ये जिन जगहों से जाया करते थे इसे ये सिल्क रूट कहा करते थे। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ रूलर थे वो ना अपने जो कुछ गिफ्ट हुआ करते थे वो ना ईरान में या फिर वेस्ट एशिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ तोहफे होते थे, वो उनको जो दूसरे राजा होते थे उनको लुभाने के लिए भेजा करते थे, ठीक है। तो ये इसमें ये आपको सिल्क देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से ना ये जो सिल्क की जो नॉलेज है ये यहाँ से फैलनी शुरू हो गई कि सिल्क तो वैसे किसी ने जो चाइना थे उसने जो अपनी नॉलेज थी किसी को बताया नहीं था, डिस्क्लोज ये नॉलेज की नहीं थी उसने। तो लगभग 2000 साल पहले की बात है, ये जो कपड़ा पहनना था, रेशम के कपड़े पहनना, ये बड़ा ही आम बात हो गई, ठीक है। आम बात मतलब कि जो रिच जो पर्सन हुआ करते थे, जो ये शासक हुआ करते थे, जो बड़े अमीर होते थे, ये ना इन कपड़ों का जो पहनना था बड़ा ही चलन में आ गया था, क्योंकि ये जो कपड़ा था बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा था और ये बड़ा ही महंगा हुआ करता था। इसलिए ना ये लोग क्या करते थे, इस पर ना कब्जा करने की कोशिश करते थे कि ये जो जिन रास्तों से आया करते थे, ये जो सिल्क रूट हुआ करता था, तो हर राजा सोचता था कि मैं ना इस पर कब्जा कर लूँ कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है, तो इससे ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये जिन जिन रास्तों से आया करते थे, जो भी ये जो सिल्क के जो व्यापारी हैं, तो जिन जिन यहाँ एरिया से जो आते थे, तो वहाँ पर जो आपको लोकल लोग भी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई गांव है, जैसे कि ये सिल्क रूट है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कोई गांव पड़ता होगा, ठीक है, तो यहाँ पर गांव के जो लोग होंगे, यहाँ पर जो भी व्यापारी आ रहे होंगे, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने के लिए या फिर ईरान या इराक में जाने के लिए, तो वो कहेंगे आप हमें ना पैसे दो, ठीक है, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे ना हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो ये कहेंगे चलो ठीक है यार कोई नहीं, आप पैसे ले लो,
ठीक है, पैसे ले लो या फिर आप थोड़ी सी सिल्क ले लो, कपड़े ले लो। इसके बाद क्या होता था कि ये कहते थे कि अगर आप हमें सिल्क दोगे ना या फिर कपड़े दोगे तो हम आपको ना सुरक्षा भी देंगे, कि आपको कोई वहाँ पर जो आप पास से आप गुजरोगे ना आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, आपकी हम पूरी सिक्योरिटी रखेंगे कि कोई भी लुटेरा आपको लूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस सिक्योरिटी के कारण भी इन लोगों को थोड़ा बहुत उनकी बात माननी पड़ती थी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कुछ राजा, हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि कुछ राजा भी थे जो इन एरियाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे कि अगर हम इन एरियाज़ को कंट्रोल करेंगे, कौन से एरियाज़ को, जो सिल्क मार्ग था, ठीक है, सिल्क रूट था, अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो यहाँ से लोग जाएंगे वो हमें गिफ्ट देंगे, पैसे देंगे। तो इस तरह इनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने लगा था। तो यहाँ पर तो फिर वो जब उनको पैसे दे देते थे तो वो उनको प्रोटेक्ट करते थे, जो यहाँ पर लुटेरे हुआ करते थे ना, उन लुटेरों से ये जो राजा थे उनको प्रोटेक्ट किया करते थे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ना राजा हुआ करता था कुषाण वंश का, ठीक है, कुषाणों का एक राजा था, कुषाण वंश का। तो उसने ना भी इस सिल्क रूट को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ठीक है। सेंट्रल एशिया का ये एशिया तक इन्होंने अपना कंट्रोल राज स्थापित किया था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, लगभग 2000 साल पहले की बात है ये। तो यहाँ पर इनके दो मेजर सेंटर्स हुआ करते थे, ठीक है, एक पेशावर था और एक मथुरा। पेशावर आपको पता है ना पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर एक मथुरा हुआ करता था। तो ये जो तक्षशिला था ये भी यहीं पर हुआ करता था, इनके राज में हुआ करता था। तो ये यहाँ पर इनके राज में, ठीक है, सिल्क रूट इसी एरिया से होकर ही गुजरा करता था, सेंट्रल एशिया डाउन सी पोर्ट टू द माउथ ऑफ रिवर इंडस की, इन्हीं एरिया से होकर इंडस रिवर तक जाया करता था। तो ये यहाँ पर भी कंट्रोल किया करते थे। और ये जो कुषाण हुआ करते थे ये क्या करते थे, इन्होंने ही सबसे पहले, आपने इस बात को याद रखना है कि कौन सा वो राजा थे कि जिन्होंने सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे उन्होंने जारी किए थे। तो वो कुषाण वंश के जो राजा थे, ठीक है, कुषाण, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर कुषाण वंश के जो राजा थे इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो हमें ये देखकर क्या पता लगता है कि ये जो सोने के सिक्के थे, एक तो यहाँ पर ये जो सिल्क मार्ग था, ठीक है, जो रेशम मार्ग था, इन रास्तों पर इनका इस्तेमाल किया जाता था। और ये इनसे हमें ये भी देखने को पता लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा व्यापार होने लग गया होगा, तभी तो ये यहाँ पर आपको सोने के सिक्के हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। तभी तो मतलब ये कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समृद्धि से बढ़ने लगी थी, इसलिए तो यहाँ पर सोने के सिक्के भी इन्होंने चला दिए थे। और यहाँ पर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, हमने ये भी पढ़ा था ना अशोका का, जब हमने लेसन पढ़ा था, ठीक है, कि जो एक महान योद्धा था जिसने युद्ध त्याग दिया था, जो राजा था, तो उनके बारे में जब हमने पढ़ा था तो उन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट किए थे, ठीक है, कि जो बुद्ध धर्म है उसको दूसरे जगहों पर, दूसरे लोगों में फैलाया जाए। जैसे कि उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को दूसरे जगहों पर, दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे कि श्रीलंका हो गया, कुछ साउथ की जो हमारी अरेबियन कंट्रीज़ होगी, यहाँ पर भी उन्होंने लोगों को भेजा था कि आप ना हमारे धर्म का प्रचार करके आओ, जो बुद्धिज़्म धर्म था। तो इनके बाद जो राजा है वो भी बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही थे। तो यहाँ पर आपको कुषाण राजा थे, ठीक है। कुषाणों का जो सबसे एक प्रसिद्ध राजा था उसका नाम क्या था, कनिष्क नाम था उसका, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। जो कुषाण वंश का, तो सबसे पहले यही थे ना, कुषाणों ने ही जो सोने की मुद्रा चलाई थी, तो जो सोने के सिक्के चलाए थे, तो इनका सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम था कनिष्क, जिन्होंने लगभग 1900 साल पहले राज किया था। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट की एक सभा होती है, वहाँ पर ये उन्होंने इसको स्थापित किया। और यहाँ पर जो सारे विद्वान होते हैं ये मिलते हैं और जो भी कोई मसला होता है, कोई भी बात होती है, तो वो एक साथ बैठकर डिस्कस किया करते थे। जो अशव घोष था वो इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे, जिन्होंने क्या लिखा था, बुद्ध चरिता। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो बुद्ध चरिता थी उसको अशव घोष ने लिखा था, जो कि कनिष्का के टाइम में हुआ करते थे, ठीक है, कनिष्का के दरबार में हुआ करते थे, कुषाण वंश के राजा में। तो ये जो आप कह सकते हैं कि वो कवि थे या फिर लिखते थे, उनके टाइम में पोएट थे, कवि थे। तो इन्होंने क्या लिखा है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, कि बायोग्राफी, जो बुद्धा की जो बायोग्राफी है उसे हम बुद्ध चरिता कहते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। बुद्ध चरिता किसे कहते हैं, बुद्धा की बायोग्राफी को, और इसको अशव घोष ने लिखा था। अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, आप ध्यान से इनको लिख भी सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आप इस लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको याद रह जाएगा। तो इन्होंने ये बात लिखी थी, इन्होंने क्या लिखा था, बुद्ध चरिता, जो कि बुद्धिस्ट धर्म की जो उनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी थी, जीवनी। और जो अशव घोष थे या फिर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत, कि जो अशव घोष थे या फिर और भी बुद्धिस्ट जो विद्वान थे, इन्होंने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर आपको ना एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, एक महायान था, एक हीनयान था, ठीक है। हीनयान के बारे में तो नहीं लिखा हुआ,
बट आपको मैं ऐसे बता देता हूँ, एग्जाम में जरूर पूछता है ये, कि एक महायान था जो, तो महायान के जो लोग थे, ठीक है, इन्होंने ना बुद्ध धर्म की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो जो हीनयान के जो लोग थे उन्होंने ना बुद्ध को भगवान नहीं माना, उन्होंने सिर्फ ऐसे सिंबल ही मान लिया कि चलो ठीक है, हम बुद्ध को भगवान नहीं, एज ए टीचर के रूप में, कि हाँ वो है तो इंसान ही ना। जो हीनयान के जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पर एक महायान है, हीनयान यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, तो एक हीनयान के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो ना बुद्ध को उन्होंने भगवान नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये ना बस हम इनकी जो बातें हैं उनको फॉलो करेंगे, वो भगवान नहीं, वो इंसान ही है, इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है। तो ये जो बल्कि जो ये महायान थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इनका विकास होना शुरू हो गया। इनके क्या क्या फीचर थे इनके बारे में भी देख लेते हैं, कि जो स्कल्पचर होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, इन्होंने इनमें भगवान को दर्शाना शुरू कर दिया। और जो ज्ञान की प्राप्ति है, ठीक है, उनको ये भी दिखाया गया कि जो बुद्ध धर्म, जो बुद्धा थे उनको भी ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे ही हुई थी। तो यहाँ पर इनकी जो मूर्तियाँ थी वो बनाई जाने लगी थी इस टाइम पर। मथुरा में आपको देखने को मिलती है, या फिर तक्षशिला में भी आपको बुद्ध धर्म की जो मूर्तियाँ वो देखने को मिलती हैं। द सेकंड चेंजेस वर बिलीफ इन बोधिसत्वस, कि इन्होंने बोधिसत्वस जो होते हैं, बोधिसत्व, उनमें विश्वास करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है, इसका यह मतलब होता है कि जो पर्सन ने जो एनलाइटमेंट है, जो ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, उसको हम बोधिसत्व कहा करते थे। तो जब उन्होंने ये ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उनको ना अकेले रहना है और मेडिटेशन करनी है, कहाँ पर, शांति में बिल्कुल ही। तो इसके करने की बजाय वो ना अब दूसरों को, लोगों को सिखाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। जो दूसरे और लोग हुआ करते थे उनको, जैसे कि ज्ञान बांटने का काम करते थे ना ये, कि उनको शिक्षाएं दिया करते थे। द वर्सेस ऑफ जो बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर, कि जो ये बोधिसत्व का जो ये पूजा थी इनकी, ये बड़ी पॉपुलर हो गई, और ये ना पूरे सेंट्रल एशिया में फैल गई, चाइना में, और ये कोरिया और जापान में भी ये फैल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने इनको अपनाना शुरू कर दिया था। तो ये जो बुद्ध धर्म था ये वेस्टर्न जो हमारा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, या फिर जो साउथर्न इंडिया है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फैलने लग गया था। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं बनने लग गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग आया करते थे इनको यहीं पर तो रखा जाता था। जो वहाँ पर लोग आते थे, कि जो यात्राएं करते थे ना, जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क हो गए, नन्स हो गई, तो इन सभी जब यात्रा किया करते थे तो किसी सीजन में बारिश वगैरह होने लग जाती थी, तो ये इन्हीं गुफाओं में इनके मोनेस्ट्रीज या विहार बनाए गए थे। हमने विहार और मोनेस्ट्रीज के बारे में भी बहुत ही अच्छी ढंग से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, एक तो यहाँ पर आपको जो राइट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो ये राइट में है ये तो बना हुआ है तक्षशिला में, ठीक है, बुद्ध धर्म की जो मूर्ति है। और यहाँ पर जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है ये मथुरा में बना हुआ है, ठीक है, लेफ्ट वाला मथुरा में और जो राइट वाला ये तक्षशिला में बना हुआ है। तो आपको देखने में भी कुछ लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पर आपको देखने को लग रहे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी जो गुफाएं थी, या फिर राजा की मदद से या फिर रानियों की मदद से यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं बनाई गई थी। जो वहाँ पर जो सौदागर, जो मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, किसान होते हैं, वो यहीं पर इनकी मदद से ही यहाँ पर ऐसी चीज़ों को, यहाँ पर जो गुफाएं थी इनको बनाया गया था। और यहाँ पर और भी हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं कि जो रोड्स थे, प्रोस्परस पोर्ट ऑफ द कोस्ट विद सिटीज टू द डेक्कन रैन इनटू दिस पासेस, कि यहाँ पर बहुत सारे जो पोर्ट्स थे वो भी बनाए गए थे, ठीक है, जो बंदरगाह होते हैं। तो ये जब लोग दूसरे जगहों से यहाँ पर आया करते थे तो शायद इसलिए बनाए गए होंगे इन बंदरगाहों के पास, कि जब भी अगर कोई लोग आएंगे, थक जाएंगे, तो यहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हैं, उनके भोजन की जो व्यवस्था है वो कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो बुद्धिज़्म था वो साउथ ईस्टर्न या फिर श्रीलंका में, ठीक है, जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, ये देश आपको पता है ना हमारे इधर ही पड़ते हैं, बांग्लादेश के आगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे, इसमें भी यहाँ पर जो फैलना था शुरू हो गया। इंडोनेशिया भी यहाँ पर कंट्रीज आती हैं जहाँ पर ये जो बुद्ध धर्म था बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था। और यहाँ पर जो बुद्धिज़्म था इसको थेरवाद कहा जाता था, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। तो एक टेक्निकल जो एक टर्म है, ठीक है, थेरवाद बुद्धिज़्म, कि जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म था, ठीक है, जो पुराना बुद्धिज़्म था उसको हम क्या कहते थे, थेरवाद बुद्धिज़्म, ठीक है, थेरवाद बुद्धिज़्म। आपने इसको वैसे एक बार याद कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बाई चांस पूछ लिया तो फिर आप क्या करेंगे। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, कि जो ये पिलग्रिम्स होते थे ये क्या क्या करते थे, ठीक है। पिलग्रिम्स आपको पता है ना, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि पिलग्रिम्स कौन हुआ करते थे। ये महिलाएं भी हो सकती थी या फिर दूसरे कोई भी पुरुष हुआ करते थे। तो जब भी कोई लोग, जैसे कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, व्यापारी, तो आपने देखा ना कि जितने भी ये बंदरगाह बनाए गए, ये क्यों बनाए गए, कि ये जो एक जगह पर जो भी कोई हमें सामान बन रहा है, कोई भी किसी भी वस्तु का निर्माण हो रहा है, या फिर रेशम था,
जो रेशम के कपड़े थे, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा रहा था। तो इसी के कारण, ठीक है, इनके साथ साथ ही जब ये एक जगह से दूसरी जगह जब ये जाया करते थे, तो इनके साथ ही जो तीर्थयात्री हुआ करते थे वो भी इनके साथ ही चले जाया करते थे। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर ना हमें 2 चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रम मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि फान शियन या फिर शुएंतसांग, या इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इत्सिंग शुएंतसांग, शुएनजैंग, यहाँ पर फा शियन, ठीक है। तो ये 3 जो चीनी यात्री थे ये हमारे भारत में आए थे। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो इनके नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको ये नहीं पता कि इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, तो हम फिर भी हम इसको समझ ज़रूर लेंगे कि यहाँ पर लगभग ये जो फा शियन था ये लगभग 1600 साल पहले आया था। ये शुआन जैंग है, ये लगभग 1400 साल पहले आया था। इत्सिंग, ठीक है, ये इत्सिंग है, ये फा शियन है, और ये शुएंतसांग, ठीक है, शुएनजैंग आप इसको याद देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आया था फा शियन, शुएनजैंग या इत्सिंग, ठीक है, ये तीनों आए थे। तो ये जब ये सबसे पहला जो यात्री आया था उसका नाम था फा शियन, तो ये आया था लगभग 1600 साल पहले। उसके बाद आया 1400 साल पहले, मतलब कि शुआनजैंग आया था। उसके बाद आया था इत्सिंग लगभग 50 साल बाद, ठीक है, शुएनजैंग के आने के बाद 50 साल बाद ये आया था। तो ये भी अपने कुछ जो इन्होंने यहाँ पर जो घटनाएं देखी, ठीक है, जो यहाँ पर बातें देखी, इन्होंने अपनी किताबों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। तो ये इन्होंने भी जो मोनेस्ट्रीज थी इन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया था, और यहाँ पर बहुत सारे जो तीर्थयात्री हुआ करते थे इन्होंने बहुत सारी जो अपनी जर्नीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन्होंने कैसे कैसे खतरे मोल लिए, इनको कौन कौन से खतरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये सारी बातें इन्होंने अपनी किताबों में लिखी हुई थी। और यहाँ पर जो मोनेस्ट्रीज का जो कैसे सिस्टम हुआ करता था, कैसे यहाँ पर लोग रहा करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने अपनी किताबों में। अब हम बात करेंगे जो फान शियन था, फा शियन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो फान शियन था, तो ये जब ये चाइना जा रहा था, ठीक है, फान शियन ने काफ़ी टाइम लगभग 1600 साल पहले भारत में आया था। तो इसने कुछ अपना जो बातें हैं वो डिस्कस की हुई हैं कि जो फान शियन था, ठीक है, फान शियन ये जब वेस्ट जो बंगाल है ना, बंगाल आपको पता है ना कि जो कोस्टल एरिया है, वहाँ से जब ये जा रहा था चाइना में, तो इसकी जो शिप थी, ठीक है, वो ना जो बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स की, जो कुछ व्यापारी के जो शिप्स थी, जहाज़ थे, वो उसमें बैठ गया। तो ये जब 2 दिन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ना बहुत ही बड़ा तूफान आ गया। तो जो मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो जो जहाज़ था उनका उसको हल्का करने के लिए अपने जो भी वहाँ पर उनको जो उन्होंने सामान लिया हुआ था उस सभी को समुद्रों में फेंकना शुरू कर दिया कि जो हमारी बोट है वो हल्की हो जाए, जो हमारा जहाज़ है, तो जिसके कारण हमें कम से कम हमारी जान तो बच जाए। तो जो फान शियन था इसने क्या किया, इसने ना सारी चीज़ें थी वो पानी में फेंक दी। बस इसने ना जो वहाँ से जो चीज़ें लाया था, जैसे कि बुद्ध धर्म की जो मूर्ति हो गई, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि किताबें हो गई, तो इसने ना उन चीज़ों को फेंका नहीं। हालांकि कुछ ना कुछ तो जरूर फेंका ही होगा जो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, बट इसने फेंक दिया, ठीक है, जितना भी वहाँ पर उसको लगा सामान के मेरे काम का नहीं है, उसने उसको फेंक दिया। और लगभग ये 13 दिनों तक ये जो तूफान था, ये स्टॉर्म सबसाइड आफ्टर 13 डेज, कि लगभग 13 दिनों तक ये जो तूफान था, 13 दिनों बाद ये ना बंद हो गया, ठीक है, अब बंद हो चुका था। तो इसके बाद क्या हुआ, तो अब ना ये डिस्क्राइब ये सी के बारे में, जो समुद्र है उसके बारे में ये बताता है कि यार इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, अब ये पता ही नहीं लगता, या फिर सूर्य चांद को देखकर इनके ना कुछ पता लगाया नहीं जा सकता कि अभी ये यहाँ पर हो क्या रहा है। मतलब ये कि इन्होंने ना शक्ति का थोड़ा सा दिखाया कि जो समुद्र है, अगर ऐसी बातें यहाँ पर होने लग जाए तो यहाँ पर ट्रैवल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ना लगभग 90 दिन बाद, ठीक है, 90 दिन लग गए इनको जावा द्वीप है, एक जावा द्वीप पर पहुंचने में। और इसके 6 महीने बाद फिर ये चाइना के लिए दूसरी जो मर्चेंट शिप होती है उस पर ये बैठकर फिर ये चाइना आया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसकी जान भी जा सकती थी। अब हम बात करेंगे शुआन जैंग की। वैसे शुआंतसांग लिखा हुआ है हिंदी में, फिर भी आप हम इसे ना शुआन जैंग ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी कहानी बताई हुई है। ये दूसरा यात्री था ना, लगभग ये 1400 साल पहले आया था भारत में। तो इसने भी ऐसे कुछ काम किए यहाँ पर। इसने यहाँ का जो भी बुद्धा धर्म के जितने भी लोग थे, ठीक है, यहाँ पर जो उनकी जो मूर्तियाँ थी वहाँ पर और भी सिल्वर सैंडलवुड, और यहाँ पर लगभग ये जो 600 पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियों के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो लगभग 600 पांडुलिपियाँ थी, इसको यहाँ पर इसने ना घोड़ों पर लाद कर ये लेकर जा रहा था। और इसकी ना जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो पांडुलिपियाँ थी, वो इसकी जो बोट में ही गिर गई थी, ठीक है, बोट पलट गई थी
कि संतुलन बिगड़ गया होगा, ठीक है, जो इनकी जो शिप थी। तो यहाँ पर ना इसकी जो बोट थी वो पलट गई और इसकी जो 50 पांडुलिपियां थी वो क्या हो गई, वो उसी में पानी में डूब गई। तो इसके कारण क्या हुआ, तो यहाँ पर इसको ना बाकी जितनी थी वो तो ले आया और बाकी की सारी जिंदगी ये जो पांडुलिपियां थी 600 पांडुलिपियां में लगभग 50 तो गिरी गई थी, 550 पांडुलिपियों को इसने ना संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेशन करने में ही लगा दी इसने सारी जिंदगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नालंदा आ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा विश्वविद्यालय। ये बड़ा ही यहाँ पर हमें ना बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी कि जब ये शुआन जैंग जब ये आया यहाँ पर तो इसने ना काफ़ी टाइम जो नालंदा जो बिहार में जो ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी इसमें इसने काफ़ी टाइम लगाया और यहाँ पर इसने ना पढ़ाई भी की। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री हुआ करती थी ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बिहार द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड की ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। तो यहाँ पर दिस इज हाउ दिस डिस्क्राइब्स कि ये कैसे डिस्क्राइब करता है इस जगह को, इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टीचर हुआ करते थे वो बड़े ही महान हुआ करते थे, उनकी जो एबिलिटी हुआ करती थी, टैलेंट हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। और यहाँ पर ये जो क्या करते थे, ये ना जो बुद्धा धर्म की जितनी भी बातें थी इन सभी को बड़े ही ध्यान से, ठीक है, बड़े ही अपने मन से इन सभी चीज़ों को फॉलो किया करते थे। और यहाँ पर जो आपको मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर जो रूल्स होते थे वो बड़े ही सख्त रूल हुआ करते थे, सभी को वो फॉलो भी करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर जो डिस्कशन की जाती थी बड़े ही विद्वान लोग यहाँ पर आकर डिस्कशन किया करते थे और यहाँ पर जो आपको हेल्प करते थे, जो आपको जो भाईचारा ब्रदरहुड वाली जो फीलिंग है यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिलती थी कि यहाँ पर सभी बड़े छोटे एक दूसरे की पूरी मदद किया करते थे। और यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, आपको कोई समस्या है तो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते थे। और यहाँ पर जो गेट का कीपर हुआ करता था ना उनको भी बड़ी ही उनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है तो आपको सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये भी देखा जाता था कि अगर उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं ना तो लगभग 7 से 8 सवाल तो इतने मुश्किल होते थे कि कोई उनका जवाब ही नहीं दे पाता था। तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ही इनके जवाब दे पाते थे और इनको यहाँ पर एंट्री मिल पाती थी। तो ये भी आपको देखने वाली एक बात थी। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे भक्ति की, ठीक है। भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, तो हमने देखा ना जब हिंदुइज्म में कुछ बहुत ही ज़्यादा सख्ताई नहीं होने लग गई थी कि कुछ ज़्यादा ही आडंबर टाइप कह सकते हैं, पाखंड करने वाले लोग हमें देखने को मिलते थे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो भक्ति मूवमेंट था, ठीक है, आंदोलन था, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने ना पूजा पर ध्यान दिया, जैसे कि शिवा की पूजा, विष्णु की पूजा और भी देवी देवताओं की पूजा, जैसे कि दुर्गा हो गई। तो इन सभी जो देवी देवता थे इनकी पूजा तो करनी है आपने, बट दिल से करनी है। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे जो ढोंग होते हैं, आडंबर जिसे कह सकते हैं ना, आडंबर जो होते हैं उसको नहीं आपने करना है यहाँ पर, ठीक है, हिपोक्रेसी जिसे कह देते हैं, तो आपने उनको नहीं करना। आपने ना सच्चे दिल से, ठीक है, आप भले ही अमीर हो गरीब हो, ठीक है, आपने ना पूरे अपने दिल से मन लगाकर उनकी पूजा करनी है। तो ये जो भक्ति का जो आइडिया था आपको भगवत गीता में देखने को भी मिलता है, जो धार्मिक किताब है, महाभारत में। तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पर एक कृष्णा का भी बताया हुआ है कि कृष्णा ने अर्जुन को सलाह दी थी कि तुम ना मेरी शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, तभी तुम ये जो सारे दुख जो अगर तुम ये जो सारी मुश्किलें हैं, सारे पाप हैं, इनको अगर धोना चाहते हो तो आ जाओ, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलती हैं बातें। तो यहाँ पर और भी कुछ बातें थी इसी किताबों में हमें देखने को मिलती हैं, जो धार्मिक किताबें थी। तो यहाँ पर ये भी बात कही जाती है कि अगर आपका जो ध्यान है, ठीक है, अगर आप सच्चे दिलों भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपको भगवान एक ना एक दिन जरूर दर्शन देंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अब हम भक्ति का हमने देख ही लिया कि जो भक्ति है संस्कृत टर्म से मिलकर आई है, ठीक है। संस्कृत शब्द है भज, जिसका मतलब होता है डिवाइड या फिर बांटना। तो इसमें यही कहा जाता है कि जो भगवान के बीच में जो बातें होती हैं, हमारे और भगवान के बीच में एक संबंध होता है, इसी को इन्होंने कहा हुआ है भग, लिटरली गॉड, गुड फॉर्च्यून या फिर ब्लेस, इन्होंने इन बातों को दर्शाया हुआ है। तो ये चलिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है, ठीक है, भगवान के लिए। इसको भी हम ज़्यादा देखेंगे नहीं कि लगभग 1400 साल पहले यहाँ पर एक शिवा के भक्त हुआ करते थे, हु लिव्ड अबाउट 14 ईयर्स अगो अपार अ वेलला। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था ना वेलला के बारे में। तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पर मंदिर वगैरह बनाने लग गए थे लोग, यहाँ पर जो घर में मूर्तियाँ की पूजा होने लग गई थी। तो ये भी हमें देखने को बातें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो भक्ति था, भक्ति ने ना बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया, जैसे कि स्कल्पचर होता है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जो पोइट्री होती है, ठीक है, कविताएँ लिखी जाती हैं, या फिर आर्किटेक्चर, ठीक है। इन सभी चीज़ों को इन्होंने
जन्म दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और बात, ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लगभग 2000 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी थी वेस्ट एशिया में ये पनपने लग गई। जो यहाँ पर क्रिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह, इनका ना बेथलेहम में, ठीक है, बेथलेहम में, जो कि पार्ट हुआ करता था रोमन साम्राज्य का, ठीक है, रोमन साम्राज्य का, इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो इनकी बातें थी, ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा लोगों द्वारा विश्वास की जाने लगी। इन्होंने बस कहा कि भाई आप दूसरों को प्यार करो, दूसरों के साथ नफरत ना करो, उनकी केयर करो, उन पर विश्वास रखो। तो धीरे धीरे जो इनकी बातें थी वो पूरे लोगों में फेमस होने लग गई। अगर हम आज देखें तो ये वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ये हर जगह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो इनका धर्म है। तो इनके यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी कि जो बुद्ध धर्म की जो बातें हैं वो सभी लोगों में फैलाई जाएं, ठीक है। जैसे कि आप अगर भारत में देखें तो वो भी उनका आगमन भी हो गया था ना क्रिश्चियन धर्म का। तो ये सारी बातें थी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आज हमारे लिए आपके लिए होमवर्क है, आपने इस होमवर्क को जरूर करना है। तो आपने ये सारी बातें हमने जरूर डिस्कस की हुई हैं। तो ये देखना है मोवेंदार का क्या आएगा, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, जो दक्षिण पथ का जो स्वामी किसे कहा जाता था, अशव घोष कौन था, ठीक है, बोधिसत्वस कौन थे, और शुआन जैंग कौन थे। ऑप्शन इनकी कौन कौन सी है, महायान बुद्धिज्म, महायान के बारे में हमने पढ़ा था ना, सतवाहन रूलर कौन थे, चाइनीज पिलग्रिम, चोला, चेराज एंड पांड्यास। तो इन सभी ऑप्शन के आपने कमेंट में जवाब जरूर देना है, ये आपका होमवर्क है। तो यही सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो आपने इनका जवाब देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।